नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों 5 बजे वाली क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जितने लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप वहाँ पे अपने पर्सनल डाउट पूछ पा रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपके बारे में जान के कि आपको क्या समस्या है, कैसे मैं उसको सॉर्ट आउट करूँ, आपकी समस्या को कैसे आपकी समस्या का हल आपको प्रदान कर पाऊँ, दे पाऊँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके बड़ी एक अंदर से संतुष्टि मिलती है। और अगर अभी तक आप किसी समस्या में हैं और आप इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े तो भेज दीजिएगा। मैं काफ़ी हद तक कोशिश करता हूँ कि आपकी किसी तरह की समस्या हो, कई भाइयों की गर्लफ्रेंड की समस्या, कई ऐसे होता है कि उससे जूझ रहे हैं, कई कह रहे हैं टेंशन में हूँ, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बातें करके काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोगों से इंटरेक्ट करके यहाँ पे तो कर नहीं पाते, यहाँ पे बस पढ़ाई की बातें होती हैं। तो जब कभी आप इंस्टाग्राम खोलना तो इंस्टाग्राम आईडी जो दिख रही है उस पर मैसेज कर देना, उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि आपके भाई के वहाँ पे कई सारे डाउट्स जो भेजते हैं लोग, सॉल्व करने के एक्सपीरियंस से वो सॉल्व कर देगा आपका भाई। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें हैं। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि पीडीएफ उधर ही शेयर करता हूँ, तो इम्पॉर्टेंट है। बड़ा चैनल अब अपना बन गया है, टेलीग्राम पे भी कई सारे मेंबर्स जुड़ गए हैं, ग्रुप भी है अपना। तो अगर आपको कोई डाउट ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड है तो उधर पूछा करो। ठीक है, और कुछ लोग मुझे उस पर टेलीग्राम पे मैसेज करते, भाई रिप्लाई नहीं कर पाता, उसके लिए सॉरी, क्योंकि टेलीग्राम पे बस मैं पीडीएफ शेयर करने जाता हूँ और काफ़ी हद तक मैं दोस्तों से गॉसिप करने जाता हूँ। तो आपका रिप्लाई वहाँ ना कर पाना मेरे लिए स्वाभाविक सी बात है कि भाई इतना बिजी होने के बाद दोस्तों को थोड़ा समय नहीं देंगे या दोस्त के साथ गॉसिप नहीं करेंगे तो अपना दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। वैसे 2-3 दिन से थोड़ी सी समस्या में हूँ, मेंटली थोड़ा सा पता नहीं क्यों ऐसा थका थका सा लग रहा हो। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों से बात करके ही सॉर्ट आउट होती हैं। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, और इंस्टाग्राम आपके लिए बनाया है, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा, ये प्रस्तावना बना रहा था कि परसेंटेज जो आप ज़िंदगी भर से पापा कहते थे, मम्मी कहते थे, रिश्तेदार कहते थे कि बढ़ाओ ज़्यादा परसेंटेज, जिसके लिए आप मर रहे थे, वही टॉपिक आज स्टार्ट होने जा रहा है, प्रतिशत। ठीक है, और ये इतना सुहाना सा टॉपिक है, इतना प्यारा सा टॉपिक है कि इसमें जो समझने की चीज़ें वो तो हैं ही, साथ में ये क्वेश्चन करने के साथ बड़े मज़े आएंगे। एक क्वेश्चन मिला आपको, करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। और ये एक बार कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए वो आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि फिर वो भूल जाएंगे। ऐसा टॉपिक एक है, इतना प्यारा है, ये बेवफाई कभी नहीं करेगा। जब भी ये आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, उसके बाद जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा आपसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इतना बेसिक से करेंगे कि आपके एग्जाम में चाहे कैट लेवल का क्वेश्चन है और चाहे एकदम जीरो लेवल का है, दोनों आपसे हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए धड़ाक से सब्सक्राइब करो, क्योंकि नहीं करोगे तो कैसे भैया मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो बच्चा, जितने बच्चे हैं, सारे लोग बच्चे नहीं, वैसे आप बड़े या छोटे भाई होंगे या बहन होंगे, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, भाई का चैनल बड़ा होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली एनटीपीसी, ग्रुप डी और एसएससी तीनों के लिए क्लासेज होंगी, क्योंकि परसेंटेज मैथ जो है वो ऐसा नहीं है, किसी के बाप की बपौती नहीं है, तो वो हर एग्जाम, जिस एग्जाम में मैथ्स आता है उसके लिए ये होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पीडीएफ में कई सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे। चलिए, तो पीडीएफ में आपको ये सिंबल दिख रहा होगा, ये सिंबल मैंने इस वजह से डाल दिया, ये इस वजह से डाला क्योंकि आपको ज़िंदगी भर से परसेंटेज लेके घूमने की वजह से, आपको हमेशा यही भार, क्लास फर्स्ट में आए या केजी में रहे होंगे, तभी से बताया जाता है भैया अच्छा परसेंटेज लाओ, ये करा देंगे, अच्छा परसेंटेज लाओ, साइकिल। हमारी ज़िंदगी की आधी चीज़ें परसेंटेज पे, जीन्स से लेके हमारी साइकिल से लेके गर्लफ्रेंड तक सब कुछ परसेंटेज पे टिकी होती है। तो ये सारी चीज़ें, इसी वजह से इस चैप्टर को मैं बहुत ज़्यादा महत्व दे रहा हूँ, और इसको एकदम फ्रेंडली तरीके से पढ़ेंगे। ये होता है सिंबल, आपको पता होगा, प्रतिशत। अच्छा, प्रतिशत जैसा कि डिफिनीशन से ही, उसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिशत यानी कि प्रतिशत होता है परसेंटेज। ठीक है, तो अगर इसका संधि विच्छेद, हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद करने का मतलब है कि पर को अलग लिखो, सेंट को अलग लिखो, और एच को अलग लिखो। ये इनकी एज के बारे में बात किया गया। पर होता है प्रति, प्रति होता है कि जैसे कितने पे कितना, अनुपात। प्रति का बेसिकली होता है अनुपात। अब प्रति अनुपात हो गया, सेंट 100, यानी कि 100 के साथ किसी संख्या का जो अनुपात होता है उसे ही प्रतिशत कहते हैं, यानी द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड 100 इटसेल्फ इज कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज आपको अब परसेंटेज दो तरीके से निकाला जाता है। देखो, एक चीज कहा जाता है कि 100 पे अनुपात निकालो तो वो प्रतिशत हो गया। दूसरी चीज होती है, पहले कबाड़ियों का इनका जाना आना लगा रहता है, इतना तो मैं परेशान हो गया हूँ इनसे। देखो,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि प्रतिशत दो तरीके से कहा जाता है निकालो। एक तो कहा जाता है 100 पे प्रतिशत निकालो, मतलब वैसे प्रतिशत मतलब होता है कि 100 पे ही निकाला जाना चाहिए। लेकिन कई बार क्या करवाते हैं, कहा जाता है कि 11, मान लो पूछ लिया 1100 का कितना प्रतिशत है, तब तो आप कहेंगे 100 के अनुपात में जो संख्या जितनी होती है वही प्रतिशत हो जाता है, यानी 100 के अनुपात में ये संख्या 11 है तो 11% हो जाएगा। लेकिन कई बार कहेंगे कि मान लो 200 पे निकालो, तो 200, मान लो 200 में कोई संख्या 11 है तो आपको बेसिकली करना क्या है, 100 में वो कितनी होगी वही उसका प्रतिशत हो जाएगा। कोई संख्या 200 में 11 है यानी 100 में वो 5.5 हो जाएगी तो वही उसका प्रतिशत हो जाएगा। ये आपको बस छोटा सा मैं प्रस्तावना बनाने के लिए ये सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। अब आते हैं प्रतिशत वास्तव में होता क्या है और इसको हम कैसे समझेंगे, अप्रोच क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें बात करेंगे। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। जैसे आपसे कोई कहते A% कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है। देखो A% बेसिकली मतलब होता है A को 100 से डिवाइड कर दो, यानी A को 100 से डिवाइड करने के बाद A और 100 का जो अनुपात आएगा वही A% कहलाएगा। समझ आ गया। ऐसे अगर मैं बात करूं B% की, अगर मैं पूछूं सर B% क्या होता है, तो मेरे भाई लोग आंसर करेंगे कि सर A था तो A/100 होता था, तो B है तो B/100 होगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं। ठीक है। ऐसे C% की अगर हम बात करें तो C% कितना हो जाएगा, C/100। अब क्या बीजगणित में ही हमेशा आएगा, नहीं। अब आता है, मान लो कोई कहे 5% किसी संख्या का, वो अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर बेसिकली कहा जाए 5% कहीं लिखा है तो उसको देखते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, 5/100। और 5/100 बोले तो 5 एकम 5, 5 बीसवीं हम 100 यानी 1/20। यानी 5% देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि किसी वस्तु का 20वां हिस्सा, 1/20वां हिस्सा जो होगा उसे 5% बोलेंगे। अच्छा अगर मैं बात करूं 2% की, तो 2% क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2/100 यानी कि 1/50वां हिस्सा, यानी किसी वस्तु का 1/50वां हिस्सा अगर आपके पास है तो उसको आप मतलब कह पाएंगे कि आपके पास 2% उस चीज़ का है। अब ये किसी वस्तु का हो सकता है, रुपए का हो सकता है, घर का हो सकता है, साझेदारी का हो सकता है, आपके मतलब रिश्ते में प्यार का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। प्रतिशत किसी भी चीज़ का निकाला जा सकता है। इसी वजह से मैं इसको सार्वभौमिक यूनिवर्सल टॉपिक मानूंगा और ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसान हो, चाहे मतलब हर आदमी के लिए, हर प्राणी के लिए, अगर वो इंसान है तो आवश्यक है। ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रतिशत और भिन्न का रिलेशन क्या होता है। देखो आपको मैंने अभी बताया कि सर 1% मतलब 1% अगर कहीं कोई कहे तो आप कहते हैं A% बराबर क्या होता था, A/100, तो 1% बराबर हो जाएगा 1/100, यानी 100 से 1 का अनुपात जो होगा वही 1% कहलाएगा बेसिकली। ठीक है। अगर ऐसे हम बात करें 2% की, तो 2% मतलब हो जाएगा 2/100 यानी कि 1/50। अब आप कहेंगे ऐसे हम कितनी संख्याओं का ऐसे याद रखेंगे, जैसे 1 का 1/100, 2 का 1/50, 3% की हम बात करें तो ये हो जाता है 3/100। ठीक है। 4% की बात करें तो ये हो जाता है 4/100 यानी 1/25। 5% की बात करें तो ये होता है 5/100 यानी 1/20। तो आप कहेंगे कितने का याद रखें, तो उसी के लिए मैंने एक टेबल बनाई है। ये टेबल आपको दिख रही होगी, इतना ही याद रखना है। देखिएगा, हमने सीखा कि सर हमें अगर A% दिया जाए तो हम इससे भिन्न में जा सकते हैं, A/100 लिख देते हैं। ठीक है। अब हमें यह सीखना है, हम परसेंटेज से भिन्न में जाना सीख गए, अब हम भिन्न से यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ कैसे मूव करेंगे वो इस टेबल के माध्यम से हम समझेंगे। समझ आ रहा है ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि सर कोई व्यक्ति 1 में से 1 हिस्सा पा जाता है तो इसको हम कितना प्रतिशत कहेंगे, तो आप क्या काम करा करो, 100 से गुणा कर दिया करो, जितने में से जितना और गुणे 100 कर दोगे तो वो प्रतिशत में आ जाएगा, यानी ये 100% हो गया। ऐसे अगर हम बात करें, सीधे समझिएगा कि अगर हम 1/2 की बात करेंगे, यानी 2 में से 1 हिस्सा कोई पाता है, तो अगर मैं प्रतिशत में बात करूं कि प्रतिशत में कितना होगा तो आप 100 से गुणा कर दीजिएगा, आप कहेंगे 100/2 यानी कि 50%। अगर मैं ऐसे कहूं कि सर 1/3 मतलब 3 में से कोई 1 हिस्सा पाता है तो प्रतिशत में कितना होगा, आप 100 से गुणा कर दीजिएगा, तो आप आंसर दे पाएंगे कि 100/3 यानी कि 33 सही 1/3%। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यानी अगर आपके दिमाग में कोई डालता है कि सर 33 सही 1/3%, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि भिन्न में उसकी वैल्यू 1/3 होगी। अगर आपके दिमाग में कोई डाल रहा है 50%, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 1/2 होगी। कोई कह रहा है 100%, यानी आप कहेंगे 1 हिस्सा होगा, यानी पूरा का पूरा हिस्सा होगा। अब यहाँ से टेबल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ और आप ध्यान से समझिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी आपको पूरे परसेंटेज टॉपिक में। देखो 1/2, हमने कहा 1/2 है तो
प्रतिशत में कितने के बराबर होगा? आप कहेंगे 100 से गुणा कर दो, यानी 100/2 50%। ऐसे 2/2 को हम 100% लिख सकते हैं। 1/3, अब देखो आपको बेसिकली समझना क्या है, ये चीज़ें समझनी है बस, ठीक है। अब आप देखिएगा 1/2 50%, 1/3 अभी हमने निकाला 33 है 1/3%, 1/4 1/4 गुणे 100 25%, 1/5 1/5 गुणे 100 20%, 1/6 अब 1/6 अगर कहा जाए तो प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 100 से गुणा कर दो, यानी 1/6 इंटू 100 यानी 50/3 यानी 16 सही 2/3%, ठीक है। 1/6 हमने, अब 1/7 भी तो सीखना जरूरी है मेरे भाई। देखो 1/7 कैसे सीखेंगे? 1/7 को हम लिख सकते हैं, एक मतलब 1/7 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो 1/7 गुणे 100 कर देंगे, यानी 100/7। अब अगर हम डिवाइड करेंगे तो 14 भागफल 2 शेषफल और 7 से डिवाइड किया था तो हो जाएगा 14 सही 2/7%। अगर हम बात करें 1/8 की तो आप देख पा रहे होंगे 12 सही 1/2%। अगर हम बात करें 1/9 की तो 100 से गुणा करेंगे, यानी 100/9 तो 11 भागफल 1 शेषफल 9 से डिवाइड किया था, 11 सही 1/9%। 1/10 10% हो गया। अगर हम ऐसे बात करें 1/11 की तो 1/11 कितना हो जाएगा? 100/11 यानी 9 सही 1/11%। अगर हम बात करें 1/12 की तो ये कितना हो जाएगा? 100/12 यानी कि 25/3 यानी कि 8 सही 1/3%। अगर हम बात करें 1/13 की तो 100/13 बताइएगा 7 सही 9/13, गलत कह रहा हूँ? ऐसे अगर मैं बात करूँ 1/14 की, अब आपको पता है, देखो आपको पता है कि 1/7 होता है 14 सही 2/7%। तो 1/14 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1/14 1/7 का आधा है, तो ये 14 सही 2/7 का आधा हो जाएगा, यानी 14 का आधा 7, 2/7 का आधा 1/7 यानी 7 सही 1/7%। अगर ऐसे कोई पूछे 1/15 कितना हो जाएगा तो आप सीधे सीधे कहेंगे मेरे भाई कि 1/15 को हम 1/5 का तीसरा हिस्सा, देखो 1/15 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/5 1/3। आपको पता है 1/5 20% होता है, 20 का 1/3 यानी 6 सही 2/3%। समझ लो, ऐसे आपको रिलेट करके पढ़ना है। समझ आ गया? अब देखो यहाँ पे कुछ टेबल में चीज़ें और दी गई हैं, आपके दिमाग में आएगा कि भैया ये क्या जरूरी है। अब आप देखो, जैसे हमने 1/3 पढ़ा 33 सही 1/2 पर 3 33 सही 1/3%, ऐसे 2/3 इसका 2 गुना, 3/3 इसका 3 गुना, ऐसे 1/4 2/4 2/4 बोले तो 1/2 1/2 आप देख पा रहे होंगे 25%, 3/4 75%, 4/4 100%, 3/5 60%। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा सर 3/5 60% कैसे हो गया? तो आपका दिमाग तुरंत रिप्लाई करेगा कि सर अगर आपको 3/5% लिखना है तो आपको पता है 3 इंटू 1/5 लिख सकते हैं, और 1/5 भिन्न में प्रतिशत में 20 के बराबर होता है, यानी कि 20% होता है, तो 3 गुना इसका कितना हो जाएगा? 60%। समझ आ गया? यानी आपको बस छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। जैसे आपको कोई कहे कि सर मुझे बताओ 7/8 कितना होगा? 7/8 कितना होगा प्रतिशत में? अब आपको तुरंत हर देखना है, हर में आपका आ रहा है 1/8, 1/8 कितना होता है? 12 सही कितना होता है? 12 सही 1/2% ये होता है। अब इसका 7 गुना, तो आप समझिएगा कि अगर 1/8 12 सही 1/2% होता है तो 7/8 यानी इसका 7 गुना, तो 7 गुना 12 का, 7 गुना 1/2 का, तो 7 गुना 12 का 84, और 7 का 1/2 गुना या 1/2 का 7 गुना, यानी कि 7/2 यानी 3.5, 3.5 और ऐड कर दोगे तो 3 ऐसे ऐड करो, 1/2 ऐसे ऐड करो तो 84 3 87 1/2%। समझ आ गया? यानी आपको भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न निकालना आ गया। अब चलो मेरे साथ फटाफट बताओ, 1/14 कितना प्रतिशत होगा? 2/27 कितना परसेंट होगा? 3/23 कितना परसेंट होगा? 4/21 कितना परसेंट होगा? 5/19 कितना परसेंट होगा? 16/21 कितना परसेंट होगा? ये सारे आंसर कमेंट सेक्शन में आने चाहिए, ठीक है। और कुछ लिख दे रहा हूँ, ये कमेंट सेक्शन में सारे के आंसर आपके आने चाहिए। मान लो 3/13 कितना परसेंट होगा? 4/41 कितना परसेंट होगा? 2/17 कितना परसेंट होगा? 3/19 कितना परसेंट होगा? 7/13 कितना परसेंट होगा? ये सारी चीज़ों को परसेंटेज में आप लिखिएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस बेसिकली इतना था। ये एक तरह से हम कह सकते हैं बकवास ही है। आगे चीज़ें मतलब काम में जब आने लग जाएंगी तो ये जो टेबल बनी दिख रही है, ये टेबल बड़ी हलवा सी दिखेगी, बस वो अप्रोच लगाना आ जाए बस। अब चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक में हम सारे लेवल के क्वेश्चन मिक्स करके समझेंगे ताकि आपको एकदम डिटेल में समझ में आ जाए। तो लोग आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं, हम आसान से नहीं शुरू करेंगे, हम थोड़ा सा टिपिकल से शुरू करेंगे जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, कॉन्सेप्ट मतलब कुछ भी ना रह जाए। चलो समझो, कहा गया मिस्टर अमर जो है वो 50% अपनी इनकम का हाउस होल्ड आइटम पे ख़त्म कर देते हैं और रिमेनिंग का
यानी रिमेनिंग मतलब बचे हुए हिस्से का, यानी आउट ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड्स 25% ऑन ट्रेवलिंग, 30% ऑन एंटरटेनमेंट, 15% ऑन शॉपिंग एंड रिमेनिंग आउट ऑफ 900 इज सेव्ड। व्हाट इज मिस्टर अमर्स मंथली इनकम। ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिए। कहा गया 50% वो अपनी इनकम का हाउस होल्ड आइटम पे ख़त्म कर देते हैं, यानी कि 50% उनके पास जो था, मतलब मान लो वो 100% कमाते हैं तो उसका 50% ख़त्म कर देते हैं, यानी 100 रुपीज़ अगर कमाते हैं तो वो 50 रुपये किस पे कर देते हैं, हाउस होल्ड आइटम्स पे खर्च कर देते हैं। ठीक है, अब आप बताइए 100 रुपये थे, 50 खर्च कर दिया, यानी बचा कितना, 50, यानी रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 50 रुपये। अब कहा गया आउट ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि जो बचा हुआ हिस्सा है, इस 50 के बारे में बात की गई, इसका 25% ट्रेवलिंग पे, 50 का 25% ट्रेवलिंग पे हो गया, ट्रेवलिंग पे। ठीक है, 30% इंटरटेनमेंट पे, 30% इंटरटेनमेंट पे, 15% शॉपिंग पे, 15% शॉपिंग पे। ठीक है, और अब कुछ बचा हुआ है। अब एक चीज़ बताइएगा, देखो 50 रुपये का 25%, 30% और 15% खर्च हो गया, यानी कुल खर्च कितना हुआ, 25, 15, 40 और 30, 70%। यानी ये जो 50 रुपये इनके पास बचे थे उसका 70% इन्होंने खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना है इनके पास, 50 का 70%। कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो अगर 70% उसका खर्च हो गया तो अब इनके पास बचा कितना है, 30%। यानी 50 का 30% इनके पास बचा हुआ है, जो इनके पास अमाउंट था उसका 30% बचा हुआ। अब 50 का 30% कितना हो जाएगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि ए का बी प्रतिशत होता कितना। अगर अब मैं कहूँ कि ए का बी प्रतिशत निकालो तो आप क्या करेंगे, ए गुणे बी लिखेंगे, बटे 100 लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं कि सर 5 का 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 गुणे 10 बटे 2 बटे 100, यानी कि 50 बटे 100, यानी 1 बटे 2। अगर मैं ऐसे कहूं सर 30 का 9% कितना होगा, तो आप कहेंगे 30 का मतलब गुणा 9 बटे 100, यानी 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 27 बटे 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 50 का 30% उनके पास बचा हुआ है, 50 का 30% कैसे निकलेगा, 50 गुणे 30 बटे 100, यानी 1500 बटे 100, यानी 15 रुपये। 50 रुपये इनके पास थे, जिसमें से 70% इन्होंने खर्च कर दिए, अब 30% बचे हुए हैं, यानी इनके पास 15 रुपये बचे हुए हैं। और ये 15 रुपये नहीं, कहा गया 900 रुपये बचा है, यानी जो हमारा 15 आ रहा है वो वास्तव में 900 के बराबर है, यानी 15 एकम 15, 15 छक्के 90, यानी 1 बराबर 60 है। तो आपसे पूछा गया इनकी इनकम कितनी थी, अगर 1 बराबर 60 है, हमने इनकम मानी थी 100 रुपये, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 60 गुणे 100, यानी कि 6 के बाद 3 जीरो। मिस्टर अमर की इनकम कितनी आ गई, 6000 रुपये। तो आपको ये समझना है कि आउट ऑफ रिमेनिंग दिया गया है या जो कुल आय थी उसी का दिया गया। समझ आ गया। मैंने कहा सर इनके पास 100 रुपये थे, जिसमें 50 इन्होंने हाउस होल्ड आइटम पे खर्च कर दिया। अब जो बचा हुआ हिस्सा यानी कि इस 50 पे काम करना है। इस 50 का 25% किस पे खर्च कर दिया, ट्रेवलिंग पे, 30% इंटरटेनमेंट पे, 15% शॉपिंग पे, यानी 25, 30, 55, 15, 70% इस 50 का खर्च कर दिया, यानी इस 50 का 30% बचा हुआ है। 50 का 30% आपको पता है ए का बी परसेंट होता है, ए गुणे बी बटे 100, तो 50 का 30% 50 गुणे 30 बटे 100, यानी कि 15 हो गया। 15 बराबर 900 दिया गया, यानी 1 बराबर 60। हमने इनकम मानी थी 100, तो 100 बराबर हो जाएगा 60 गुणे 100, यानी कि 6000। बोले समझ में आया, आ गया बच्चे। चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो प्रतिशत में कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये इस लेवल का है वो उस लेवल का है। इसमें जिस लेवल का क्वेश्चन हो आपको अप्रोच बेसिक लगा देनी है, कुछ भी नहीं रह जाएगा उस प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहा गया एक टेस्ट है जिसमें 80 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन को 1 नंबर का बताया गया है। ठीक है, कोई सस्ता सा एग्जाम था जिसमें एक प्रश्न 1 नंबर का था। कहा गया अंकिता ने 65% पहले 40 में से, मतलब पहले 40 प्रश्नों का 65% सही उत्तर दिया। तो कहा गया कि व्हाट परसेंट ऑफ द अदर 40 क्वेश्चंस डज शी नीड टू आंसर करेक्टली टू स्कोर 80% ऑन द एंटायर टेस्ट। कहा गया कि 80 क्वेश्चन थे किसी पेपर में, हम लिख देते, उसे पूरी परीक्षा में 80% स्कोर करने के लिए अगर माइनस मार्किंग परीक्षा नहीं थी, माइनस मार्किंग हालांकि एसएससी होती है, रेलवे होती है, यहाँ पे दिया गया कि ये माइनस मार्किंग परीक्षा नहीं थी, तो आपको दिया गया कि इस 80 का 80% हमें प्राप्त करना है, यानी कि 80 गुणे 80 बटे 100, यानी कि 80 का 80% पाने के लिए कितने नंबर चाहिए, 80 गुणे 80 बटे 100, यानी कि 6400 बटे 100, यानी 64 नंबर चाहिए। अब 64 नंबर पाने के लिए अगर एक प्रश्न 1 नंबर का है, यानी हमारे पास 64 क्वेश्चन सही होने चाहिए।
कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? 64 क्वेश्चन। 80 का 80% सही होना चाहिए, यानी 64 क्वेश्चन सही होना चाहिए। समझ आ गया? अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया। कहा गया पहले 40 में वो 65% का सही उत्तर देती है, यानी पहले 40 की बात की गई, उसके 65% सही उत्तर आए। तो 40 का 65% कितना हो जाएगा? मैं यहाँ कोने में सॉल्व कर दे रहा हूँ। 40 गुणे 65/100, यानी आप कह सकते हैं 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 से काटेंगे 13, 13 दूना 26, यानी कि 26 प्रश्न उसने सही कर दिए हैं। 26 प्रश्न उसने सही कर दिए हैं। ठीक है, अब उसे सही करने हैं 80% लाने के लिए 64 क्वेश्चन। 26 वो कर चुकी है, तो अब कितना कर दे ताकि 64 तक पहुंच जाए? तो आप कहेंगे 64 माइनस 26, यानी कि 38 क्वेश्चन अभी उसे सही करने पड़ेंगे। अब 38 क्वेश्चन सही करने, उसने 40 क्वेश्चन ऑलरेडी गोला भर दिया है, तो बचे कितने क्वेश्चन हैं? टोटल 80 क्वेश्चन की जब परीक्षा थी तो 40 ही बचे होंगे, और इस 40 में से उसे 38 क्वेश्चन सही करने हैं। यानी कि मैंने कहा कि सर 40 में से 38 कितना प्रतिशत होगा, यानी 38 जो है वो 40 का कितना प्रतिशत होगा? तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बी ए का कितना प्रतिशत होगा। तो आप कहेंगे बी किसका? ए का, तो ए नीचे आ जाएगा और गुणे 100 कर देंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि सर बी ए का, किसका? ए का कितना प्रतिशत होगा? आप कहेंगे बी कौन? बी किसका? ए का, तो बी बटे ए गुणे 100, यानी कि आपसे पूछा गया 38, 40 का कितना प्रतिशत है? कौन? 38 किसका? 40 का, तो 40 नीचे आ जाएगा गुणे 100, काम खत्म हो गया। अब देखो 2 से काटोगे 19 आ जाएगा, 2 से काटोगे 20 आ जाएगा, 20 से कटेगा ये 5 आ जाएगा, 19 बचे 95% आ जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो गया? 95%। समझ आ गया? फिर से समझिएगा। देखो कोई डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए, चाहे जितना समय लग जाए। देखो कहा गया 80 प्रश्नों की परीक्षा थी, उसे चाहिए 80%, 80 का 80%, ए का 20%, ए गुणे बी बटे 100, 80 का 80%, 80 गुणे 80 बटे 100, यानी कि 64 क्वेश्चन उसने सही करने थे। अब कहा गया पहले 40 प्रश्नों के 65% का उसने सही उत्तर दे दिया, यानी 40 का 65%, यानी 40 गुणे 65 बटे 100, यानी 26 क्वेश्चन उसके पहले 40 में से सही हो गए। अब उसे टोटल सही करने हैं 64 क्वेश्चन, 26 उसने सही कर लिए हैं, तो कितने बच्चे हैं? 64 माइनस 26, यानी 38 क्वेश्चन सही करने। किसमें से? 38 क्वेश्चन सही करने? 40 में से, क्योंकि 80 क्वेश्चन थे, 40 कर चुकी है, बचे 40 है। इन्हीं 40 में से 38 सही करने। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कितने प्रतिशत सही करने हैं, तो आप बेसिकली आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि 38, 40 का जितना प्रतिशत होगा उतना ही प्रतिशत आएगा आंसर ना। तो यानी कि 38 40 का कितना प्रतिशत है ये निकालने के लिए अगर मैं पूछूं कि बी ए का कितना प्रतिशत है, आप कहेंगे कौन? बी, तो ऊपर आ जाएगा। किसका? ए का, यानी कि ये नीचे आ जाएगा, यानी बी बटे और 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत मतलब 100, तो आप गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 95%। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समय चाहे जितना लग जाए, वीडियो को चाहे जिनको आता है वो प्लेबैक स्पीड 2 पे देखें, ये ज़्यादा पे बढ़ा के 2.5 पे देखें, लेकिन जो लोग 0 पे हैं उनको भी परसेंटेज का हीरो बनने का पूरा हक है और वो बन के रहेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। चलो ये प्रश्न देखो, इसमें कुछ भी नहीं है प्रश्न में, प्रश्न देख के घबराइएगा नहीं। और कुछ लोग कहेंगे सर आप बेसिक वाले क्वेश्चन क्यों नहीं उठाए? देखो आप अगर बेसिक से सीखोगे, हम हार्ड से सीखेंगे ना यार, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक में सीखना क्या, बेसिक तो सबको आता है ना। तो हार्ड पे सीखेंगे, बेसिक पे अप्लाई करेंगे। हमने जब सीखा ही हार्ड होगा, एग्जाम में हमें हार्ड मिलना नहीं है, इजी क्वेश्चन आएंगे। अभी आप क्या देख रहे हो, अभी इतने हार्ड क्वेश्चन करेंगे लेकिन आपको फील ही नहीं होगा कि ये हार्ड है। ठीक है, कितने बड़े क्वेश्चन हो, 8 लाइन के क्वेश्चन हो, आपको स्क्रीन पे कितनी कम जगह दिखेगी, उसी में सॉल्व कर देंगे, उसी में एकदम बेसिक से। और ये भी नहीं ट्रिक यूज करेंगे, सारा बेसिक यूज करेंगे, और फिर भी आप लोग वहाँ पे जाके एग्जाम में रॉक करके आएंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा भरोसा रखिए और सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से जिस तरह से करते आए हैं। ठीक है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ भी मन करे टकाटक फॉलो करो और भेज दिया करो अपने डाउट्स। ठीक है, तो रोहित त्रिपाठी नाम है, आईडी दिख ही रही होगी, जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, चलो प्रश्न पढ़ो, बहुत बकवास हो गया। कहा गया इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स एंड 5 टीचर्स, 60 स्टूडेंट में 5 टीचर हैं। प्राइमरी स्कूल में 200 बच्चे होते हैं, हालांकि अब प्राइमरी स्कूल में कौन पढ़ता है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में 200 बच्चों पे एक सहायक अध्यापक होता है। यहाँ पे पता नहीं कौन सा ये मैथ है कि इन्होंने 60, ये चलो फ्रांस वगैरह की बात करेंगे या जापान वगैरह की। कहा गया 60 स्टूडेंट और 5 टीचर हैं किसी स्कूल में। ठीक है, कहा गया ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ईच टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर। कहा गया कि
एक स्कूल है जिसमें 60 तो स्टूडेंट्स हैं, लिख दे रहा हूँ 60 स्टूडेंट्स, और कितने टीचर्स हैं? 5 टीचर्स हैं, 5 टीचर्स हैं। अब कहा गया कि अब इनको देख यहाँ पे लिख देते हैं कितनी कितनी मिठाइयाँ मिली। मान लो स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है, और स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस, वहीं पे मिठाइयाँ बंटती थी स्कूल में, या एनुअल फंक्शन होता था तब। अब कहा गया, इनको जाने दो कबाड़ियों को, कहा गया कि ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट्स दैट आर 20% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को 20% नंबर में मिठाइयाँ मिली, जो कि किसका 20%? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 60। 60 का 20% एक स्टूडेंट को मिठाई मिलती है। 60 का 20%, ए का 20%, या हम कहें 60 का 20%। अभी हमने पढ़ा था कि 20% मतलब होता है 1/5वां हिस्सा, तो 60 का 20% यानी 60/5, यानी कि 12 मिठाइयाँ मिली एक स्टूडेंट को, यानी एक स्टूडेंट को 12 स्वीट्स मिली, ठीक है। और कहा गया ईच टीचर गॉट स्वीट्स दैट आर 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको पता है कि 1/10 होता है 10%, तो 3/10 हो जाएगा 30%, यानी कि 30% अगर आपके दिमाग में कोई डाले तो आप सीधे कह दो 3/10 हिस्से की बात कर रहे हो, यानी कि एक टीचर को कितना मिलता है? 30%। किसका? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। आपको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 60 हैं, तो 60 का 3/10 यानी 60 गुणे 3/10 ये टीचर को मिली हैं, यानी कि ये 0 6 3 18, यानी 18 मिठाइयाँ मिली हैं एक टीचर को। अब 18 मिठाई एक टीचर को, तो 5 टीचर को 18 गुणे 5 यानी 90 मिठाइयाँ, प्लस एक स्टूडेंट्स को 12 मिठाई, तो 60 स्टूडेंट्स को 12 गुणे 60 यानी कि 720 मिठाइयाँ। तो मिठाइयाँ स्टूडेंट्स को इतनी मिली, टीचर्स को इतनी मिली, जोड़ देंगे तो 720 + 90 यानी कि 810 मिठाइयाँ रही होंगी, तभी हम इस तरह से बंटवारा कर पा रहे हैं। समझ में आ गया? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 20% कितना होता है? 1/5 होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 10% होता है 1/10, बेसिकली यही इसी का काम आएगा। 10% होता है 1/10, तो 20% अगर करेंगे तो ये इसका 2 गुना यानी 2/10 1/5 हो जाएगा। इसी प्रकार 30% करेंगे तो 3 से गुणा कर देंगे तो 3/10 हो जाएगा। समझ आ गया? अगले प्रश्न पे आते हैं। तो आपको बस प्रतिशत की जो टेबल थी वह इसी वजह से बता रहा था कि आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। और ये जो प्रतिशत चैप्टर होगा ये कहाँ कहाँ लगेगा? अभी आपका लगेगा ये कई ट्रिगो में लग सकता है। ट्रिगो में भी हम परसेंटेज से करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, हम CISI करेंगे, हम डिस्काउंट करेंगे, सारी चीज़ें परसेंटेज पे काम करेंगे। तो इसी वजह से परसेंटेज को एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, कहा गया एक कॉलेज इलेक्शन होता है, जो कि अब पॉसिबल नहीं है, कुछ एक कॉलेजेस में होता है, कुछ एक कॉलेजेस में नहीं होता। कहा गया कॉलेज इलेक्शन में 2 कैंडिडेट लड़ते हैं, हालांकि ये केवल इसी में दिया गया, और वैसे कॉलेज इलेक्शन में आपको पता होगा 10-12 लोग लड़ जाते हैं, जिनको केवल वो खुद जानते हैं या उनका एक दोस्त जानता है, 2 वोट मिलते हैं वो भी लड़ जाते हैं, उनको लगता है मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। हालांकि यहाँ पे ऐसा कॉलेज है जहाँ पे 2 ही लोग लड़े। कहा गया इन ए कॉलेज इलेक्शन फॉट बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, वन कैंडिडेट्स गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 15% of the votes were invalid. If the total votes were 15-0, what is the number of valid votes the other candidate got? देखो, कहा गया कि एक स्टूडेंट मतलब एक कॉलेज का इलेक्शन होता है जिसमें 15,200 टोटल वोट है, 15,200 टोटल वोट, ठीक है। अब कहा गया 2 लोग लड़ते हैं, मान लो अम्बरीश लड़ते हैं और भानु लड़ते हैं, A और B लड़ते हैं, ठीक है। कहा गया इसका 15% वोट जो था जो पड़ा, तो उसमें कहीं पे इंक उल्टा सीधा लग गई, कई लोग मुहर ढंग से नहीं लगा पाए, और मान लो EVM पे नहीं हुआ था, EVM पे वैसे इनवैलिड बहुत कम होता है, लेकिन मान लो पर्चे वैलेट वाले पे, वैलेट पेपर जो होता था उस पे हुआ है, तो आप कहेंगे कि सर 15% इसका इनवैलिड हो गया, 15% इनवैलिड हो गया, ठीक है। अब कहा गया कि 15% अगर इनवैलिड हो गया तो अब बचा कितना है? 85%, 85% बचा है। और कहा गया कि इसका जो वैलिड वोट्स थे उसका 55% ए भाई साहब को मिल गया, 55% ए भाई साहब को मिल गया। किसका? 85 का 55%, ठीक है। तो कहा गया कि कुल मत अगर इतने थे तो दूसरे उम्मीदवार को वैध वोटों की मतलब दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? फिर से समझिएगा, टोटल वोट्स थे 15,200, 15% इनवैलिड हो गए, यानी कि वैलिड कितने बचे? 85%। अब कहा गया जो पहला उम्मीदवार है उसे वैलिड वोट्स का 55% मिल गया। अब अगर इसका 55% ए को मिल गया तो बी को कितना मिला होगा? इसका 45%, क्योंकि 100%
ये 85 जो है, ये इस 85 का 55% ए को मिल गया, तो इस 85 का बी, मतलब बी को कितना मिलेगा, इस 85 का 55% इसको, तो आप इसमें से ना घटा दीजिएगा कि 85 में से 55 इसको मिल गया, 85 में से 55 नहीं, 85 का 55%, यानी 85 का 55% यानी कि ए को मिल गया, तो 85 का 45% बी को मिला होगा। अब ध्यान से देखिएगा, यानी आपसे अगर पूछा जाए बी को कुल कितने वैलिड वोट मिले, तो आप कहेंगे 15,200 के 85% का 45%। मैंने अभी आपको बताया ए का बी परसेंट होता है ए गुणे बी बटे 100, ठीक है, ए गुणे बी बटे 100। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ 15,200 का 85% तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 15,200 गुणे 85% यानी 85/100 यानी 17/20 का 45%। अब देखो हमने कहा 15,200 का 85% का 45%, यानी 15,200 का 17/20 ये हो गया इसका 85%, का 45% यानी कि का 9/20, क्योंकि आपको पता है 1/20 5% होता है, उसका 9 गुना कर देंगे 45% आ जाएगा, यानी 9/20 हो गया। 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। इसको समझाने में मैं ज़्यादा समय ले लिया। 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 4 3 12, 4 8 32, यानी 38 गुणे 9, 38 गुणे 9 करेंगे 380 में से 38 घट जाएगा 342, 342 गुणे 17 आपको करना है, ठीक है। तो 17 तिया 5100, 680 और 34 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 51 6 57, एक 5814। आपका आंसर कितना आ गया, 5814। फिर से समझिएगा, देखो कुछ वोट थे जिसका 15% इनवैलिड हो गया, यानी इसका 85% वैलिड बचा है, 85% का 55% ए को मिल गया, तो 85% का कितना परसेंट बी को मिला होगा, 45%। यानी आपसे कहा गया यही निकालना था कि 15,200 के 85% का 45% कितना होगा। आप कहेंगे 15,200 का 85%, यानी ए का बी प्रतिशत, तो ए गुणे बी बटे 100 होता है, वैसे 15,200 का 85% यानी 15,200 गुणे 17/20 और गुणे इसका 45% यानी 9/20। हमने सॉल्व किया 5814 आ गया, ठीक है। ये प्रश्न वही वाला पिछला वाला है। देखो कहा गया कि एक टेस्ट में 250 क्वेश्चंस थे, जॉन ने 40% पहले 125 में से सही आंसर किए, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ अदर 125 क्वेश्चन डज शी नीड, जॉन लड़की हो गई, चलो लड़की मान लेते हैं, जॉन को अगले 125 क्वेश्चंस में से कितने सही आंसर करना चाहिए ताकि उसे 60% मिले। अब देखो 250 क्वेश्चन की परीक्षा थी, उसे 60% चाहिए, यानी उसके पास 150 क्वेश्चन सही होने चाहिए। 250 का 60% कैसे हमने निकाला, 250 का आपको पता होगा कि 10% बराबर होता है 1/10, तो 60% कितना हो जाएगा, 6/10 यानी कि 3/5। तो ये हो गया 5 से 250 कटेगा 50 आ जाएगा, 50 या 150, यानी 150 क्वेश्चन उसे सही करने हैं, ठीक है। अब प्रश्न को आगे पढ़िए। कहा गया पहले 125 में से 40% उसने सही आंसर कर दी। आपको पता होगा कि 20% 1/5 होता है, तो 25% कितना हो जाएगा, 20% अगर 1/5 होता है तो 40% कितना हो जाएगा, 2/5, यानी 125 का 2/5 उसने ऑलरेडी सही कर दिया है, यानी कि 25 दूना 50 क्वेश्चन उसने ऑलरेडी सही कर दिया। 150 में से 50 क्वेश्चन वो सही आंसर कर चुकी है। अब उसे कितना सही कर दे ताकि उसके 150 क्वेश्चन सही हो जाए, 50 वो कर चुकी है, यानी कि 50 इसमें से घटा दो, यानी कि उसे 100 क्वेश्चन और सही करने हैं ताकि उसका 150 क्वेश्चन हो जाए। माइनस मार्किंग परीक्षा है नहीं। कितने में से 100 क्वेश्चन, 125 में से वो 50 सही कर चुकी है। टोटल परीक्षा में प्रश्न थे 250, 125 वो ऑलरेडी टेस्ट कर चुकी है। अब उसके पास बचे कितने हैं, 125 250 में से घटा देंगे, यानी 125 क्वेश्चंस बचे हैं। उसे 100 क्वेश्चन सही करने हैं, कितने में से, 125 में से। यानी आपसे यही पूछा गया कि कितने प्रतिशत होगा 100 125 का। आप कहेंगे 100 कौन, 100 किसका, 125 का, कितना प्रतिशत है, तो गुणे में 100 लगा दें। कौन, 100 किसका, 125 का, गुणे 100। जो जिसकी बात की जा रही है वो ऊपर आएगा, जिसके मतलब किसमें, तो आपको नीचे दिख रहा होगा कि इसका, किसका अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो जो नीचे हर डालना है वो पता चल जाएगा। यानी आपसे पूछा गया 100 125 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 100/125 गुणे 100, तो 25 पंजे 25 चौको 5 से कटेगा, ये 20 दे देगा, 20 चौको 80, यानी 80% अगले प्रश्नों में से सही उत्तर कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। भिन्नों पे कैसे ऑपरेट होता है फ्रैक्शन, वो भी देख लेते हैं। कहा गया एक भिन्न है जिसका अंश 400% बढ़ाया जाता है। इंक्रीज्ड टू, इंक्रीज्ड बाई, दोनों में अंतर होता है। इंक्रीज्ड टू होता तो यानी कि 100% से 400% कर दिया गया,
ये मतलब होता है। और अगर कहा गया इंक्रीज्ड बाई यानी कि 100% में 400% ऐड होके यानी 500% हो जाए, तो आप ध्यान रखिएगा कि बाई किया गया कि टू किया गया। टू अगर किया जाएगा तो 100 से 400% हो जाएगा, बाई किया जाएगा तो 500% हो जाएगा, ठीक है, यानी 100 में 400% बढ़ जाएगा, ठीक है। और कहा गया हर को 150% से बढ़ाया जाता है। तो कहा गया जो फ्रैक्शन मिलती है वो 3/5 मिलती है। कहा गया ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या थी, ध्यान से देखिएगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन मान लीजिए A/B थी, A अंश B हर, ठीक है। अब देखो कहा गया कि अच्छा देखो 100% किसी संख्या का 100% वो संख्या खुद में होती है, तो 400% कितना हो जाएगा, उसका 4 गुना, ठीक है, 4 गुना बढ़ा दी जाती है। अब कहा गया अंश को 400% बढ़ाया जाता है, यानी कि A में कितना जोड़ दें तो A का 400% हो जाएगा, यानी कि A में 4A जोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 400% से बढ़ाया जाता है, यानी कि A में A का 400% यानी कि 4 गुना A का, A में 4A जोड़ दिया जाता है, यानी ये 5A हो जाता है बटे। कहा गया B में क्या किया जाता है, B में यहाँ पे देखिए B, यहाँ पे B में 150% बढ़ाया जाता है। आपको पता है 50% कितना होता है, 1/2, तो 150% कितना हो जाएगा 3/2, यानी B में 3/2 B जोड़ दिया जाता है। 3/2 B मतलब क्या हो गया, B में 3/2 B जोड़ेंगे तो B प्लस 3/2 B यानी 5/2 B आ जाएगा, 5B/2। और ये बराबर जो नई भिन्न बन के आती है वो आती है 3/5, 5 कट गया, यानी 2A/B = 3/5, ठीक है। यानी कि यहाँ से A/B बराबर कितना आ जाएगा 2, यहाँ 5 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 3/2 पंचे 10, यही हमारी भिन्न हो जाएगी। समझ आ गया। अब इसको देखो उल्टा अगर हम कहें, ये आंसर तो आ गया, अब मैं थोड़ा सा और समझाना चाह रहा हूँ कि सर 3 को देखो A से अगर 400% बढ़ाया जाएगा तो आप सीधे कहेंगे 500% हो जाएगा, यानी कि 500% 100% उतना 200%, 2 गुना 300%, 3 गुना 400%, 4 गुना 500%, 5 गुना, यानी कि 3 का 5 गुना 15 हो जाएगा बटे 10 का 150% बढ़ाया जाता है, यानी 100 ऑलरेडी था और 150 और आ गया, यानी 250%, 250% 5/2 गुना, यानी 5/2 गुना 25 हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 पचे 25। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो उल्टा अगर आप आंसर चेक करना है तो आप कहेंगे 3/10 को 3/5 तक ले जाने के लिए अंश को कितना बढ़ाया जाना पड़ेगा 400% और हर को 150%। समझ आ गया, समझ आया ना। तो बाई और 2 का मतलब समझ आ गया। चलो कहा गया, प्रश्न देखिएगा, कहा गया 2 अंकों की एक धनात्मक संख्या है, ठीक है, और फिर आगे कहा गया कि जो इकाई का अंक है वो दहाई के अंक का वर्ग के बराबर है, यानी इकाई का अंक जो है वो दहाई के अंक के वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो कहा गया एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एंड द नंबर इज 54, यानी कि अगर संख्या के अंकों का क्रम पलट दिया जाए तो जो नई संख्या बन के आती है उससे ओरिजिनल संख्या को घटाने पे 54 प्राप्त होता है। तो 10% निकालना है ओरिजिनल नंबर का, 10% बोले तो 1/10वां हिस्सा। समझ आ रहा है। चलो देखो क्या है प्रश्न, देखो 1 मिनट। हाँ इकाई दहाई समझ में आता है ना। चलो देखो अगर कहा गया कि दहाई का अंक A है तो इकाई का अंक जो है वो इसका स्क्वायर है, यानी कि इकाई का अंक A² है। ये दहाई का अंक है ये इकाई का अंक है E, ठीक है। अब अगर संख्या की बात करें, कोई संख्या लिखिए 5, 4, 5 दहाई का अंक है, इकाई का अंक 4 है, तो उसकी वैल्यू होती है दहाई के अंक में 10 से गुणा कर देंगे और प्लस इकाई का अंक, यानी 10 पचे 50 और 4 54। इसी प्रकार से अगर दहाई का अंक A है, इकाई का अंक A² है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 × A + A², ठीक है। अब कहा गया अंकों को पलट देते हैं, यानी A² दहाई के स्थान पे आ जाता है और A इकाई के स्थान पे। तो अब संख्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और प्लस A हो जाएगा, यानी हमारी पहले संख्या थी 10A + A², अभी हो गई 10A² + A। अब इसका अंतर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 54 है, यानी 10A² + A माइनस 10A + A², ये 54 के बराबर। घटाइए तो 10A² - A², 9A² - 9A आ जाएगा बराबर 54। 9 से डिवाइड कर दो, यानी A² - A बराबर 6। अब देखो A बराबर 3 रख दो तो 3 का स्क्वायर 9 - 3 6 हो जाएगा, यानी A की वैल्यू आ गई 3। सॉरी यहाँ पे 6 था ना, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 3।
यहाँ पे लिखते रहो, ए बराबर 3। तो आपसे कहा गया मूल संख्या का 10% क्या होगा। अब मूल संख्या कितनी हो जाएगी, 10a + a² यानी 10 या 30 और 9 39, मूल संख्या हो गई 39। इसका 10% यानी कि इसमें 10 से भाग कर देंगे, 1/10वां हिस्सा यानी कि 3.9 आपका हो जाएगा। ठीक है, 3.9। समझ आ गया। प्रश्न देखने में थोड़ा सा घातक लग रहा होगा लेकिन करने में बड़ा आसान था। समझ आया ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न दो, कहा गया ये कैंडिडेट हु स्कोर्स 30% फेल्स बाई 10 मार्क्स। ठीक है, एक स्टूडेंट पता नहीं क्या खाया था, दांत में फंस गया, साग खाया था शायद। कहा गया एक स्टूडेंट है जो 30% पाता है तो 10 अंकों से फेल हो जाता है, और दूसरा स्टूडेंट है वो 40% पाके जो पासिंग मार्क्स है यानी पास मार्क्स है उससे 15 नंबर ज़्यादा पाता है, तो मिनिमम मार्क्स कहा गया कितना है। देखो, कहा गया कि टोटल मार्क का 30% पाता है, यानी टोटल मार्क का 10%, 1/10, 30%, 3/10, यानी टोटल मार्क्स का 3/10 पाता है कोई, तो कहा गया फेल हो जाता है 10 नंबर से, यानी पासिंग मार्क्स से 10 नंबर वो कम है, यानी 3/10 टोटल मार्क का पासिंग मार्क्स से 10 कम है। ठीक है, अच्छा। कहा गया एक स्टूडेंट 40% पाता है, 40% बोले तो 4/10 हम कह सकते हैं, 2/5 हम 4/10 लिखते हैं। 4/10 टोटल मार्क का पाता है तो वो पासिंग मार्क्स से कितना 15 अंक ज़्यादा पाता है, यानी पासिंग मार्क प्लस 15 अंक। तो आपसे कहा गया पासिंग मार्क निकालना है। अब पासिंग मार्क निकालना है इन दोनों इक्वेशन से, यानी पीएम निकालना है। डिवाइड कर दो, कट गया, यानी 3/4 बराबर आ गया पासिंग मार्क -10 बटे पासिंग मार्क प्लस 15। गुणा कर दो तो 3 टाइम्स ऑफ पासिंग मार्क प्लस 45 बराबर 4, गुणा कर दे रहा हूँ नहीं तो आपको ना समझ में आए, बराबर 4 पासिंग मार्क -40। पासिंग मार्क को एक साइड में कर दो, 4 पासिंग मार्क -3, यानी पासिंग मार्क्स बराबर हो जाएगा 45 + 40 यानी 85। कितना 85। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, इसको हम और तरीके से कैसे कर सकते थे। देखो देखो, ये पासिंग मार्क है आपका, 30% कोई पाता है तो यहाँ कहीं पे लाई करता होगा, जो कि उससे, और एक 40% पाता है जो कि यहाँ कहीं पे लाई करता है। जो 30% वाला है वो आपको पता है पासिंग मार्क्स से 10 नंबर कम पाता है, और जो 40% वाला है वो पासिंग मार्क्स से 15 ज़्यादा पाता है। ठीक है, 15 यहाँ पे लिखो, 15। ठीक है, अच्छा, अगर हम इन दोनों मार्क्स के बीच का अंतर की बात करें तो ये 10% हो जाएगा। 30% ये पाता है, 40%, यानी 10% टोटल का। अगर हम नंबर में बात करें तो नंबर में अंतर आ रहा है 10 बाएं साइड में, 15 दाएं साइड में, यानी 25। यानी कि ये जो 10% आया टोटल का वो 25 है। 10% मतलब 10वां हिस्सा, यानी टोटल मार्क्स का 10वां हिस्सा 25 है, यानी टोटल मार्क्स हो जाएंगे 250। अब देखिएगा, टोटल मार्क्स 250 है, 250 का 30% यानी कि 250 गुणे 30/100 यानी 75 नंबर पाने पे 10 नंबर से फेल हो जाता है, यानी कि 75 से 10 और पाता तो करेक्ट पासिंग मार्क पा जाता, यानी पासिंग मार्क हो जाएगा 75 + 10 85। या आप कह सकते हैं कि 250 का 40% यानी 100 नंबर पाता तो पासिंग मार्क से 15 नंबर ज़्यादा होता है, यानी पासिंग मार्क्स हो जाएगा 100 - 15 85। काम खत्म हो गया, इक्वेशन सॉल्व ही नहीं करना है। समझ आ गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो, कहा गया किसी संख्या का 65% उसके 25% से 120 ज़्यादा है तो 20% क्या है। देखो, 65% और 25% का अंतर दिया गया, 65% संख्या का और 25%, अंतर कितना हो जाएगा 40%। यानी किसी संख्या का 40%, 40% होता कितना है 2/5, 2/5 किसी संख्या का 120 है, यानी संख्या कितनी हो जाएगी 1/5 60 हो गया, तो पूरी संख्या कितनी हो जाएगी 60 × 5 यानी 300, 300 संख्या हो गई। अब कहा गया इसका 20%, 20% कितना होता है 1/5वां हिस्सा, यानी 300 का 1/5 यानी कि 60। अब अगर हम इस प्रश्न से शुरू करते तो शायद आपको वो प्रश्न टफ लगते, लेकिन हमने टफ से शुरू किया तो ये प्रश्न इजी लग रहा है। तो यही चीज़ें होती हैं कि ऑप्टिमिस्टिक अगर आप हैं और पेसिमिस्टिक हैं तो आपको दो चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, किसी को आधा ग्लास खाली लगता है, किसी को आधा ग्लास भरा लगता है। तो हमें आधा ग्लास भरा लगता है, हम हर चीज़ में पॉजिटिव देखेंगे, यानी हम कठिन से शुरू करके फिर आसानी की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं आसान किया फिर कठिन देख के शरीर पूरी कंपकपी हो गई। समझ रहे हो। देखो, ऐसा प्रश्न दिखेगा, इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव आएगा और सक्सेसिव वाला हम कल करेंगे, तो सक्सेसिव को अभी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हालांकि सीट में मैं डाल दूंगा ये प्रश्न, और आज 10 ही प्रश्न करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। सीट में हालांकि 15 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, तो मैं
अब आपके सबसे चहेते प्रश्न पे आ गया चीनी का मूल्य। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है और इस प्रश्न में क्या कहा गया है, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, एज अ रिजल्ट ये फैमिली हैज़ डिक्रीज्ड इट्स कंजम्पशन बाई 30%, द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन शुगर इज डिक्रीज्ड बाई। देखो बहुत आसान सा प्रश्न होता है, इसमें कई लोग ट्रिक व्रिक पढ़ने लग जाते हैं। मैंने आज तक ट्रिक मतलब आती है ऐसा नहीं, और मैंने कभी लगाया नहीं वो ट्रिक, मुझे ज़रूरत ही नहीं लगती कि क्यों लगाना है भाई ऐसी ट्रिक, जिस ट्रिक का काम ही ना हो आप। अब आपको पता है दो दूनी आप सबको पता है कि 4 होता है, अब उसमें ट्रिक लगाने की क्या ज़रूरत, जब सबको जुबान पे रटा हुआ है। कुछ चीज़ें होती है, कई जगह हम जहाँ पे सुई का यूज होता है वहाँ पे तलवार डाल देते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे सुई की ज़रूरत हो वहाँ सुई से ही काम चलाना। ट्रिक के चक्कर में आप गोबर ना करना, ठीक है। आपको पढ़ना है बेसिक, आपको पता होना चाहिए बेसिक, और एक बार बेसिक पता चल गया आपकी खुद की ट्रिक्स डेवलप होंगी यार, तो टेंशन काहे का। आप बेसिक सीखो, ट्रिक खुद डेवलप करो, और ऐसा ना करना कि एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम 10 दिन बचा हुआ है और आप किसी टीचर ने ट्रिक बता दी, आपने देखा 10 सेकंड में मास्टर से प्रश्न हो गए हैं, आप जाके वही ट्रिक लगाने लग जाओगे। भाई उस 10 सेकंड में करने के लिए उन्होंने पहले उस क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व किया, फिर अब उनको पता है कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट करना है, वो आके आपके सामने तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन क्या एग्जाम में अगर नया क्वेश्चन आया तो वहाँ पे ट्रिक काम करेगी, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप कम से कम जिस भी, देखो कोई ट्रिक हो सकता है आप यूज कर पा रहे हो, अच्छे से कर पा रहे हो, पता है क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि आपने उस ट्रिक पे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और आप पिछले 1 साल या 6 महीने से उस पर काम कर रहे हैं। अगर आप अचानक से अपने अस्त्र शस्त्र बदलोगे कि आप गदा से लड़ते थे और अचानक से तीर तलवार पे उस पे तीर बाण पे आ गए, तो भाई समझ लेना कि फटके हाथ में आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ना करना है ना। चलो ये प्रश्न देखो, कहा गया प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20%। हम कहते हैं ठीक है भैया, अगर हम 10 रुपये में पहले खरीदते थे, 20% मतलब इसका 1/5वां हिस्सा यानी 2 रुपये बढ़ गए, यानी अभी हो गई चीनी का मूल्य 12 रुपये, ठीक है। अब देखिएगा, आपसे कहा गया कंजम्पशन 30% कोई फैमिली घटा देती है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि पहले 10 किलोग्राम वो खरीदते थे, तो अभी 30% घटाएंगे, तो यानी कि 3 किलोग्राम कम खर्च करेंगे, यानी 7 किलोग्राम अब यूज करेंगे। तो कहा गया इनका खर्च कितना घटा है। देखो पहले 10 के भाव से 10 किलोग्राम चीनी यानी 100 रुपये की यूज़ करते थे, अभी 12 के भाव से 7 किलोग्राम चीनी यानी कि 84 रुपये खर्च करते हैं। 100 रुपये पहले खर्च करते थे, अभी 84 रुपये यानी 16 रुपये कम खर्च करने लगे। और मैंने बताया कि 100 और 16 का जो अनुपात होगा, मतलब 16 का 100 के साथ जो अनुपात होगा वही हो जाएगा प्रतिशत में। यानी मेरे कहने का मतलब कि 100 रुपये पहले खर्च करते थे, अभी 16 रुपये कम खर्च कर रहे हैं। तो कितना प्रतिशत कम खर्च कर रहे हैं, 1600 का कितना परसेंट है, 16%। अब इसमें क्या ट्रिक लगाना है, आप कहेंगे मार्क वहाँ जाएंगे एग्जाम में, 10 रुपये की हम खरीदते थे, 12 की खरीद रहे हैं, पहले 10 किलोग्राम यूज करते थे, अब 7 किलोग्राम, पहले 100 रुपये, अभी 84 यानी 84% खर्च करते हैं, यानी 16% कम खर्च करने लगे। दैट्स ऑल, समझ आ गया। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो हमें करने थे। आपको मैं परसेंटेज का मास्टर बना दूंगा, ये गारंटी मेरी है। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को मास्टर बनाना है अपने, और ये आपका खुद का चैनल, शेयर करो, जो भी करना है कर देना, 2 मिनट का समय लगेगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम लिंक भी दिख रही होगी। और परसेंटेज की हम खूब दबा की प्रैक्टिस करेंगे, और सीट में मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन दे दूंगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि 10 क्वेश्चन बताऊँ, उसी 10 में आपके सारे टाइप के क्वेश्चन कवर हो जाएँ। और मैं अगला जो सेट होगा उसमें हम करेंगे ज़्यादा क्वेश्चंस, ताकि ज़्यादा टाइप के कवर कर लें, और 2-3 क्लास मैक्स टू मैक्स परसेंटेज की रखते हैं, इसमें सब कुछ खत्म कर देते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस। उसके बाद सीट दे दूंगा, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और कुछ लोग पूछते हैं सीट से सारा हो जाएगा, भैया मैं सीट में 100% टाइप के जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सब कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप टेंशन ना लो, रेलवे और प्री के लिए तो 99.99999 या आप 100 अप्रॉक्स ले सकते हो परसेंट। इसी से प्रश्न आएंगे, इसी टाइप के आएंगे, कुछ भी नया नहीं आना है। मैथ्स ऐसी चीज़ है जो अगर आपको बेसिक आ गया तो उसमें वो कुछ भी क्वेश्चन में मामा के घर कभी भेजे, कभी नाना के घर, दूरी दूरी ही रहेगी। समझ आ रहा है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल पर नए होना सब्सक्राइब कर लेना। सक्सेसिव वगैरह सब कल पढ़ेंगे।
और इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल। मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि मेहनत के रास्ते पे सफलता पैर छूती मिलती है। अगर नहीं सुना तो आज सुन लो। अगर आप मेहनत कठिन परिश्रम वाला मार्ग चूज कर रहे हो और आपके दोस्त अय्यासी वाला, हो सकता है 100 में से एक दोस्त अय्यासी वाले मार्ग से सफल हो जाए, लेकिन उसको ना देखना, 99 असफल हो जाएंगे। और अगर आप थोड़ा सा समय ले सकते हो लेकिन कठिन परिश्रम वाले मार्ग पे चल रहे हो तो सफलता ज़रूर मिलनी है। वो सफलता नौकरी के रूप में हो सकती है, आपके ज़िंदगी में तमाम खुशहाली के रूप में हो सकती है, किसी रूप में हो सकती है। हालांकि कभी ऐसा न, अभी हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हम नौकरी को सफलता मानते हैं, लेकिन ज़िंदगी इतनी छोटी चीज़ नहीं है जिसमें एक नौकरी को हम अपनी ज़िंदगी या नौकरी को सफलता मान लें। सफलता हर चीज़ में, हर कदम पे, हर सेकंड आपको सफल असफल बनाती रहती है। अगर आप जैसा मेहनत करोगे वैसे सफलता असफलता आपको हाथ लगती रहेगी। कई बार हम मेहनत करते हैं, सफलता नहीं हाथ लगती, पता है क्यों? क्योंकि हमारे जिस मार्ग पे हम चल के परिश्रम कर रहे थे वो मार्ग वास्तव में उस मंजिल तक पहुंचाता ही नहीं। अगर उस मंजिल तक पहुंचाता आप ज़रूर पहुंचते। तो आप सही मार्ग से, सही डायरेक्शन में 100% ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, इंजॉय भी करिए, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। लव यू ऑल। आप लोगों के लिए बहुत बहुत दुआ और आशीर्वाद कि आप जल्दी से यार